नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक और टॉपर स्टॉक की इस सीरीज में आज हमारे साथ हैं सुचिका भटनागर। सुचिका भटनागर ने ऑल इंडिया रैंक 28 सिक्योर किया है इंजीनियरिंग सर्विसेज 22 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई सुचिका। थैंक यू सर। वंडरफुल अचीवमेंट है। सुचिका की कहानी थोड़ा अलग सी है। इन्होंने कृष्णा गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर से 2014 में बीटेक किया है। ईयर मार्क करें 2014। देन सी डिड मास्टर्स इन 2017 और उसके बाद इन्होंने प्रिपरेशन का इरादा बनाया। 2018 में दिल्ली मेडिजी की क्लासरूम कोर्स की स्टूडेंट रहीं और उसके बाद 2018 के इंजीनियरिंग सर्विसेज में इन्होंने अपीयर किया। प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ। 19 अगेन प्रीलिम्स नॉट क्वालिफाइड। 20 prelims and mains qualified but interview not qualified. 21 mains not qualified and then 22 में ऑल इंडिया रैंक 28। बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही है इनकी, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ एग्ज़ाम क्लियर किए हैं जिनमें एक महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी इन्हें मिल चुकी है। सबसे पहले तो सुचिका मैं यही जानना चाहूँगा कि इतना समय कहाँ लगा दिया, क्यों इतना लेट प्रिपरेशन में, क्या परिस्थितियाँ कुछ अलग थी या किस लिए आप 2014 की पास आउट हैं और लगभग 4 साल बाद इरादा बनाया आपने कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। दूसरे एक और चीज़, 14 से लेकर के और 22 लगभग 8 इयर्स, सो प्रोबेबली ये लास्ट सेकंड लास्ट अटेम्प्ट के आसपास होगा आपका। यस सर। तो कैसे खुद को इतना मोटिवेटेड रखा कि इतने दिन बाद भी तैयारी कंटिन्यू रखना है? सर मैं यहाँ पे तैयारी करने तो आई थी 2014 में, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स मैं कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने फिर ज्वाइन किया एमटेक। उसमें मेरे गेट स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो मैंने एमटेक किया 2015 टू 2017। आफ्टर दैट मैंने फिर सोचा कि अब मेरा एक बेस और अच्छा तैयार हो गया है, क्योंकि एमटेक में भी मेरा जो सब्जेक्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। तो थोड़ी और बेस तैयार हो चुका है। तो फिर मैंने वापस से सोचा कि अब मुझे वापस से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैंने फिर 2018 में बैच ज्वाइन किया मेडिजी एंड देन उसके बाद फिर मेरा 19 में मेंस प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ, 18 में भी नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ। फिर मैंने ये सोचा सर कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो फिर मैंने अपना अप्रोच चेंज किया, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच होता है प्रीलिम्स के लिए, वो चीज़ मैंने चेंज की, क्योंकि एक ही चीज़ मैं बार बार कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। तो मैंने फिर उसको चेंज किया। तो 2020 में सीट भी ज़्यादा थी तो मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ, बट उस टाइम पे फिर वापस से मुझे थोड़ी बीमार हो गई मैं, मेरे लंग्स में पानी भर गया जिसकी वजह से मैं थोड़ा वो हो गई, तो मेरा मेंस थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। तो फिर भी मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया था, बट लेकिन इंटरव्यू तक गई थी मैं, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि शुरू में आपको लगा कि फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फंडामेंटल्स थोड़ा सा और मजबूत हुए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं हम लोगों के पास, हर साल आते हैं, कि जिनको लगता है कि शुरुआती दौर में कि अभी शायद वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल तक की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। उनके लिए आपकी जर्नी एक इंस्पिरेशन हो सकती है कि अगर गिव अप ना किया जाए, समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन तैयारी की जा सकती है। तो आपने ऐसा क्या चेंज किया? आपने कहा कि अप्रोच चेंज किया, अप्रोच में ऐसा क्या चेंज किया कि जिसकी वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ इतने दिन बाद? यस सर। सर एक्चुअली जैसे कि हम प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करते हैं तो हम स्टार्टिंग से सॉल्व करते जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसमें ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो हमसे बन क्यों नहीं रहा है। जैसे कि कोई नेटवर्क का क्वेश्चन है, उसमें हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि ये हमसे बनना ही चाहिए, इस क्वेश्चन को क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स पे ऐसे होते हैं कि हमारे कमांड अच्छे होते हैं, तो उस चीज़ को चेंज करना चाहिए हमें, उस अप्रोच को, कि चलो एक बार ट्राई किया नहीं बना, वापस से हम फिर आगे बढ़ते गए। उसके बाद वापस से जब हम घूम के दोबारा उस क्वेश्चन पे आते हैं ना, जब हमारा एक क्वेश्चन आगे के बनते जाते हैं, फिर हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो वो क्वेश्चन सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में अपने आप बन जाते हैं। तो ये अप्रोच चेंज करने की जरूरत होती है। जो लोग इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, इस पॉइंट को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एग्जाम देते वक्त इमोशनल नहीं होना है कि किसी क्वेश्चन में फंस करके 5 मिनट वेस्ट करने का, 10 मिनट वेस्ट करने का समय आपके पास नहीं है। आप उस क्वेश्चन को छोड़ करके पहले पेपर में वो सारे सिंपल क्वेश्चंस करिए जो आपको आते हैं,
हैं, थोड़ा सा जब आप ठीक से अच्छे नंबर आप क्वेश्चन कर चुके होंगे, सिंपल क्वेश्चन कर चुके होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एंड देन आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, यस सर, जिसमें कई बार थोड़ा सरफेस लेवल की प्रिपरेशन भी कई टॉपिक में काम चल जाता है, लेकिन मेंस में लिखना है और वहाँ इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। 3 आवर्स के 2 पेपर लिखने हैं आपको, एक ही दिन में 2 पेपर लिखना है। यस सर, तो काफ़ी प्रैक्टिस भी चाहिए। यस सर। क्या सोर्स ऑफ स्टडी आपने रखा प्रैक्टिस के लिए? सर एक तो मैंने मेडीजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो वो उससे काफ़ी 2020 में, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है क्योंकि वो पैटर्न फॉलो करते हैं जो यूपीएससी में पहले से पैटर्न होते आ रहे हैं, वो पैटर्न फॉलो करते हैं। तो 2020 में मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ था, फिर 21 में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। या मैं एक चीज़ नोट कराना चाहूँगा, सुचिका इस समय मेडीजी की कंटेंट टीम का पार्ट है और इंजीनियरिंग सर्विसेज 20 में ये इंटरव्यू तक पहुंची थी, तो उसके बेसिस पर इन्हें मेडीजी की टीम में काम करने का मौका मिला एंड सी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टीम। जो आपके पास टेस्ट सीरीज़ आती है उसमें इनका बड़ा योगदान होता है और इन्होंने जैसा बताया कि तैयारी करते वक्त एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस रखा कि किस तरह के एरियाज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ में उन एरियाज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की। सुचिका, जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो 50% चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो लगता है कि देखते ही बन जाएंगी, लेकिन रिमेनिंग कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपनी सब्जेक्ट की बात कर लूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर लूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर फिजिक्स सबसे बनता रहता है, जंक्शन के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जहाँ मॉसफेट या मॉस कैपेसिटर की बात आती है तो वहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में है, तो आपकी क्या अप्रोच रही इन टॉपिक्स के लिए कि इनको पहले करना है या बाद में करना है या स्किप करना है, या कोई स्पेशल प्लानिंग रही? सर मैंने क्या किया था, जो भी इजी क्वेश्चन है उनको मैंने रिटन में सॉल्व नहीं किया था। जैसे कि नेटवर्क है, उसमें केवीएल केसीएल अगर लगाना है वो ऐसे लग जाते हैं, वो हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया था कि जो भी टफ टॉपिक्स थे, जो कि मुझे लगता था वो टॉपिक्स नहीं आते, उसको एक जगह लिखा था और उस पे ज़्यादा फोकस किया था, उस पे ज़्यादा काम किया था कि मेरे ये टॉपिक्स से आए क्वेश्चन तो ना छूटे, क्योंकि इजी क्वेश्चन सभी लोग करेंगे, सारे बच्चे इजी क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 4 सब्जेक्ट अपने डिफरेंट हैं देन द गेट सिलेबस। मटेरियल साइंस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन और मेजरमेंट। इनके लिए क्या प्लान रहा? क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट हैं वो तो सभी लोग तैयार किए रहते हैं, लेकिन इनका प्रीलिम्स में भी ठीक ठाक वेटेज है और मेंस में भी वेटेज है। इनके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी रखी? सर जैसे एडवांस कम्युनिकेशन है वो तो हम पहले से पढ़ते हुए आते हैं, वो 3-4 सब्जेक्ट्स का ग्रुप है। हाँ, तो फाइबर, सैटेलाइट, उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मेजरमेंट है, मटेरियल साइंस है और ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इन सब के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। मटेरियल साइंस, इन्होंने कहा मटेरियल साइंस में खुद पढ़ाता हूँ, मटेरियल साइंस इलेक्ट्रिकल में तो बड़ा प्रिडिक्टेबल पैटर्न पर आ रहा है, लेकिन ईसी में बड़ा अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न आ रहा है, कुछ मैकेनिकल मटेरियल की प्रॉपर्टीज या इस तरह के एरियाज भी आ रहे हैं। तो क्या जो थोड़ा सा रेयर टॉपिक है उनकी भी आपने प्रिपरेशन की, या वही टॉपिक जो फ्रीक्वेंट हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है उन पे ज़्यादा फोकस रखा? सर मैंने जो एनालिसिस किया था पिछले साल से, तो जो पैटर्न आ रहे हैं हमने वही स्टार्ट किया फॉलो करना, कि जैसे कोई एक नया टॉपिक ऐड हो गया हमने उसको पढ़ लिया। लेकिन ये यूपीएससी वाले वापस से नया टॉपिक डाल दे रहे हैं, तो वो नया टॉपिक सभी के लिए नया टॉपिक है, तो वो अगर हमसे नहीं बन रहा है तो किसी से भी नहीं बनेगा, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आप क्वेश्चन देखोगे कि जो एकदम से पहले से नहीं पढ़े हुए हो, तो वो सबके लिए मोर और लेस ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए वो न्यू होगा। तो उस पे ज़्यादा बॉदर करने की बजाय जो मैक्सिमम सिलेबस आपका रिपीटेड आता है, जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस 10 साल 15 साल के क्वेश्चन हैं, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है उन पे ज़्यादा फोकस रखें। इंटरव्यू 2 बार आपका अनुभव रहा, 2020 एंड 22। दोनों अनुभव कैसे रहे? डिफरेंट रहे या मोर और लेस सेम रहे? किस तरह से यूपीएससी की अप्रोच होती है इंटरव्यू में?
सर इंटरव्यू तो पूरा टेक्निकल होता है। जैसे 2020 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा नर्वसनेस था, तो जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स भी मिले, 102 मार्क्स मिले थे। इस बार का मैंने इसके बाद 2020 में मेरा सेकेंड इंटरव्यू था ओवरऑल। इससे पहले मैंने एक IB का इंटरव्यू दिया था, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी सीखने को मिला था। उसके बाद मैंने 5-6 इंटरव्यू अब तक दे लिए हैं, तो मुझे हर एक इंटरव्यू के बाद थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है कि कैसे हमें जाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो, और ऐसा नहीं होता इंटरव्यू में कि आप 100% आंसर दे रहे हो। बिल्कुल नहीं। तो आप 60-70% भी आंसर दे रहे हो, तो देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे पास अक्सर क्वेश्चन क्लास में बच्चों का रहता है कि जिनका 1 साल 2 साल का गैप हो गया, वो गैप को लेकर के बड़ा कॉन्शियस होते हैं इंटरव्यू लेने में जाने से पहले लगातार कि मेरा गैप हो गया है। आपका तो बहुत लंबा गैप था। यस सर। तो क्या आपको लगा कि गैप की वजह से इंटरव्यू आपके सक्सेस पाथ का एक ऑब्स्टेकल हो सकता है, या गैप को लेकर के आप बहुत परेशान थी ड्यूरिंग इंटरव्यू? क्योंकि एक लंबा गैप है आपका मास्टर्स के बाद भी, और अगर ग्रेजुएशन से देखें तब तो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, लेकिन इवन मास्टर्स के बाद मैं देखूं 2017 से लेकर के एंड 22, सो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स है। सो ये कितना परेशान कर रहा था आपको इंटरव्यू? सर गैप तो ऑब्वियस ही बात है, एज बीइंग अ गर्ल चाइल्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गैप अगर इतना ज़्यादा हो जाए तो। नहीं, मैं यूपीएससी के अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि यूपीएससी में जाने से पहले आपको किस तरह से लग रहा था कि इससे नंबर कटेंगे, या आप इसको लेके परेशान थी? सर इनका फोकस ये नहीं होता है कि आपका गैप कितना है, इनका फोकस होता है कि आप कैसे अप्रोच करते हो इंटरव्यू को, आप कैसे इंटरव्यूअर के सामने रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, क्योंकि इसका नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट। बिल्कुल। तो सर ये आपके, क्योंकि उनको पता है आप क्वालिफाई करके आए हो तो आपको नॉलेज है। बिल्कुल। तो गैप सर इतना परेशान नहीं करता है। बहुत नोट करने लायक पॉइंट है कि जिनका थोड़ा सा गैप हो भी गया है तो ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से तुम रिजेक्ट हो जाओगे। ऑब्वियसली गैप ना हो तो बहुत अच्छा है, आपकी तरफ पॉजिटिव साइड रहेगा, लेकिन अगर गैप हो भी गया है तो उसको लेकर के इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें बहुत अच्छे नंबर मिले, 110 नंबर इंटरव्यू में मिले। 110 नंबर ठीक नंबर होते हैं, आउट ऑफ 200 110 इज़ वेरी गुड मार्क्स। और अगर गैप मैटर करता तो शायद इतने नंबर ना मिलते। तो इनका कहना है कि आप अगर क्वेश्चंस के आंसर देते रहे तो ये पर्सनालिटी टेस्ट है, आप की पर्सनालिटी पॉजिटिव दिखी तो निश्चित तौर पर आपको मार्क्स मिलेंगे। कुछ आप बात कर रही थी कि बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, आप बिहार से आती हैं, और ये इतना लंबा गैप, परिवार का क्या प्रेशर रहा, सोसाइटी का क्या प्रेशर रहा? क्योंकि जितना मुझे पता है कि आप जिस इलाके से आती हैं, बड़ी अर्ली एज में गर्ल की शादी को लेकर के सोसाइटी के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। वो सोसाइटी फैमिली वालों पर प्रेशर पुट करती है, फैमिली वाले वो प्रेशर आपके ऊपर लेकर के आते हैं। क्या आप पर भी ये प्रेशर रहा? यदि नहीं रहा तो कैसे नहीं रहा, ताकि कुछ जो बच्चे आपकी परिस्थिति से हों उन्हें ज़रूर मदद मिलेगी कि किस तरह मैनेज किया जाए। सर मेरा एक एम ये भी था इंजीनियरिंग सर्विसेज करने का, कि सर हमारे यहाँ पे लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं, जैसे कि बहुत कम उम्र में शादी भी कर देते हैं। तो सर इस चीज़ में मेरी फैमिली का, मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा है पढ़ाई के लिए, कि तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, हम सपोर्ट है। तो सर फैमिली सपोर्ट तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सर सोसाइटी का प्रेशर तो था ही सर, कि शादी कर दो, उम्र हो गई है, टाइम हो गया है, तो ये सब प्रेशर रहता है। लेकिन सर मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मैं उनको थैंक यू करती हूँ कि मुझे इतना पढ़ने दिया, मेरे लिए इतना किया, वो बहुत सर मायने रखता है। सीतामढ़ी बिहार के जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, आपको इस बच्ची से कुछ सीखना चाहिए। समय के साथ सोसाइटी को भी अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अपनी बेटियों को मौका दीजिए, उन्हें पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। देखिए वो सुचिका की तरह फ्लाइंग कलर्स के साथ जीवन में सफल होंगी। नाउ शी इज़ गजेटेड ऑफिसर, जल्दी ही वो भारत सरकार की एक राजपत्रित अधिकारी बनने वाली हैं। अब उसमें कोई दुविधा नहीं रह गई है। तो अगर आप अपने बच्चों को मौका देंगे, उन पर थोड़ा भरोसा करेंगे, तो वो सुचिका की तरह बड़ा कमाल कर सकते हैं, कुछ बड़ी चीज़ कर सकते हैं जीवन में। मेरा क्वेश्चन है सोर्स ऑफ स्टडी से लेकर के, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हमें कहीं ना कहीं खुद को तो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप क्या क्या पढ़ने के लिए सजेस्ट करेंगी स्टूडेंट को?
सर सबसे पहले तो मेडिजी क्लासरूम कोर्स बहुत ही अच्छा है, वहाँ के फैकल्टी वेल एजुकेट हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 70-75% तो आपका वहीं क्वालिफाई हो जाता है, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। तो देखिए, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक नहीं पढ़नी चाहिए, बुक बहुत पढ़नी चाहिए, लेकिन समय बहुत लिमिटेड रहता है हमारे पास। तो अगर कम समय में हमें कंसाइज करना अपनी स्टडी को, तो जैसा सुचिका बता रही है कि आप स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करिए। टेस्ट सीरीज इज अ गुड वे फॉर द प्रैक्टिस। यस सर, फॉर मेंस प्रैक्टिस बिल्कुल, स्पेशली। वहाँ से आप अपनी कमियाँ भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, सुचिका, कुछ और आप कहना चाह रही हूँ बिफोर वी रैप अप दिस सेशन? और आपको आज जो कुछ भी कहने को मन करे, सीतामढ़ी को, बिहार को, या पूरे देश की बच्चियों को आपको कोई संदेश देना हो, तो दिस अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश करिए। सर मैं बस यही कहूँगी कि हमारे यहाँ पे लड़कियों को ऐसा सोचा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ आगे नहीं बढ़ सकती, बट ऐसा नहीं है। लड़के लड़कियों से बिल्कुल भी कम नहीं है, ना लड़की लड़कों से कम है। दोनों को अगर सेम अपॉर्चुनिटी मिले तो लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं, देश का नाम रोशन कर सकती हैं, अपने घर का नाम रोशन कर सकती हैं। तो लड़कियों को तो ज़रूर ही पढ़ाना चाहिए। सुचिका की बात ध्यान से सुनिए सभी लोग। और वैसे खैर बहुत सारी जगहों पर अब ये डिफरेंस नहीं रहा, लेकिन अभी भी कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं अपनी कंट्री में जहाँ पर कई बार लड़कियों को बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। जैसा कि सुचिका को भी फील होता है कि इनके भी इलाके में उतना ज़्यादा लड़कियों को आगे आने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितना लड़कों को मिलती है। तो अगर उस क्षेत्र के लोग देख रहे हैं तो इन्हें सुनिए। मैं आईएएस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आईएएस के साथ साथ इनको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जॉब मिली है, यानी दो बड़ी नौकरियाँ इनके पास में है। तो अगर मौका देंगे आप और अपने बच्चों पर भरोसा करेंगे तो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए। सुचिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में जान करके। ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहिए और खूब जीवन में आगे बढ़िए। मेडिजी परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आप इस परिवार का इंटीग्रल पार्ट हैं, आप इस टीम का इंटीग्रल पार्ट है, तो हम सब के लिए दुगनी खुशी का समय है। और अपनी जो भी आपने ये नॉलेज एक्वायर किया है इसको लोगों में स्प्रेड करते रहिए, लोगों को इंस्पायर करते रहिए। कब जा रहे हैं आप सीतामढ़ी? सर नेक्स्ट मंथ सीतामढ़ी में आपका वेट कर रहा है, आपको जाना चाहिए। यस सर, मैं भी जी, नेक्स्ट मंथ। बिल्कुल जाइए वहाँ पर। और सीतामढ़ी वालों, अगर आप सुन रहे हैं तो सुचिका का स्वागत करिए और ओपन हार्ट से स्वागत करिए, ताकि ये इंस्पिरेशन बन सके आपके आने वाली जनरेशन के लिए। सो विश यू गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस टू Thank यू you, sir. एंड योर फैमिली। थैंक यू सर।